Hello students, I am Amit Bhatnagar, working in G.V. Pant University of Agriculture and Technology. I am faculty in this university since 2006 and I am from Agronomy department. और इस वीडियो में मैं आपको ICAR PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के लिए है उसके बारे में बताऊंगा. एंड इन द लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन अबाउट द न्यू चेंजेस जो हुए हैं 2020 में. मैं उसको ब्रीफ कर देता हूं जल्दी. फिर मैं ICAR PG एग्रोनॉमी एग्जामिनेशन की बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे हमको कौन सा सेक्शन करना है. तो जो लास्ट वीडियो में मैंने बात बताई थी और जो सबको ध्यान में रखनी है, जो सबके लिए कॉमन है, नंबर 1 इज देयर आर 120 क्वेश्चंस और टाइम कितना रहेगा 120 मिनट. तो 1 मिनट में हमें 1 क्वेश्चन करना होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इससे पहले जो क्वेश्चंस आते रहे 160 रहे हैं, 160 रहे हैं, बट इन दिस ईयर 2020 नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 120 और हमें कितने टाइम में करना है 120 मिनट्स में. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रायोरिटी. मेरिट प्रायोरिटी किसकी होगी? तो मैंने पहले ही बोला था कि इस बात को मत सोचिए कि एज प्रायोरिटी है. एज सेकंड क्राइटेरिया, पहली प्रायोरिटी इस पे होगी. अगर सेम नंबर होते हैं, सेम रैंक है, तो जिसके नेगेटिव क्वेश्चंस कम हैं उसको प्रायोरिटी पहले होगी. इसका मतलब एक्यूरेसी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सेम नंबर पे कई स्टूडेंट होते हैं. तो पहली प्रायोरिटी उसको मिलेगी जिसके गलत क्वेश्चन कम हुए हों. दूसरी प्रायोरिटी पे जो है वो एज है. थर्ड प्रायोरिटी पे 12th के मार्क्स हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो हमको याद रखनी है. और अब मैं जल्दी से अब इस एग्रोनॉमिक सेक्शन के बारे में बताता हूँ. और जिनको ये डिटेल में जाननी हो इन्फॉर्मेशन, वो मेरा पहला जो वीडियो अपलोड हुआ है उस पर जाके देख सकते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो अब मैं एग्रोनॉमी के सिलेबस पर पहले बात करता हूँ कि ICAR PG एग्रोनॉमी का जो सिलेबस है वो क्या है. देयर आर 9 यूनिट्स. 9 यूनिट्स में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है और वो मैंने यूनिट यहाँ लिख दी है. मैं भी एक्सप्लेन करूँगा. लेकिन जो फर्स्ट यूनिट जो है, जो जनरल एग्रीकल्चर है, उसमें जनरली क्रॉप कल्टीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, डिसीज से हैं, इंसेक्ट से हैं, जो एग्रोनॉमी वालों के लिए बहुत कॉमन है. तो उसको हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्रॉप प्रोडक्शन में कवर हो जाता है. सॉइल फर्टिलिटी या जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के हैं वो सॉइल फर्टिलाइजर वाले एस्पेक्ट में कवर हो जाते हैं. उसके लिए हमें अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है. तो जो हमें अलग से तैयारी करनी है वो हमें नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देखना है, एग्रीकल्चर कितना है, या रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन से हैं, ये बस हमें देखना है. उसमें इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, ICAR की कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, वो हमें उस पार्ट में देखना होगा. तो उसमें एक जो जनरल एग्रीकल्चर, उसमें जेनेटिक्स भी है, सेल डिवीजन है, माइटोसिस, मियोसिस, सेल ऑर्गेनेज फंक्शन. इसको मैंने जेनेटिक्स अलग से पार्ट किया है, उसमें मैंने डिवाइड किया है. और जो एक पोर्शन है फिजियोलॉजी से रिलेटेड पोर्शन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एंजाइम्स, फंक्शन है, उसको मैंने पूरा एक फिजियोलॉजी का अलग ही डिवीजन मान लिया है. तो मैंने पहली यूनिट को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊंगा. तो हम अगर यूनिट वाइज देखें तो अब हमारे पास रह जाती हैं जो टोटल जो सिलेबस में यूनिट है वो 9 यूनिट्स हैं. तो एक बार आप सभी लोग जो इस बार 2020 का सिलेबस है उसको जो ICAR ने जो दिया है ब्रोशर, उसमें से आप डाउनलोड कर लीजिए. और सिलेबस आपके पास जरूर होना चाहिए. बिना सिलेबस के हमें स्टडी या कोई भी तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम फिर सिलेबस से बाहर जाएंगे, वो पोर्शन आएगा नहीं, वो हमारे लिए फिर नुकसान हो जाएगा. तो जो 9 यूनिट्स हैं उसमें मैंने फर्स्ट यूनिट को कई इसमें स्प्लिट किया है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. तो पहले हम जो है कंपैरिजन कर लेते हैं कि 2018 में जब NTA इन्वॉल्व नहीं था तब क्या क्वेश्चन का पैटर्न था, और 2019 से जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जाम करवाया है, कंडक्ट करवाया है, तो क्या चेंजेस आए हैं. तो पहली बात तो जान लीजिए, NTA केवल एग्जाम कंडक्ट कराता है, पेपर नहीं बनाता है. पेपर के जो होते हैं वो सेटर्स होते हैं, वही बनाते हैं. तो NTA का जो काम है वो कंडक्ट कराना है. तो ये आप मत सोचिए कि NTA ही पेपर सेट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. जो पहले सेटर रहे हैं वही सब सेट कर रहे होंगे, बस NTA जो है इसको प्रॉपरली कंडक्ट कराता है. तो अगर लेकिन कुछ चेंजेस हैं, क्योंकि अब पेपर कुछ मैंने जो एनालिसिस किया, मेरे अकॉर्डिंग पेपर कुछ बैलेंस हुआ है. तो वो देखिए कि 2018 और 2019 में क्या क्या चेंजेस आए हैं. देखिए मैंने इसको यूनिट वाइज किया है. जो सेकंड यूनिट है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, उसको मैंने कंसेप्ट माना है कि सारा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. देन सेकंड यूनिट इज क्रॉप प्रोडक्शन, रबी खरीफ क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप्स, देन वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, देन सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट यूज, देयर डिफिशिएंसी सिम्टम, इसको मैंने फर्टिलिटी पोर्शन रखा है. देन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये अलग यूनिट है. देन प्रॉब्लम सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, देन लैंड यूज सिस्टम, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम. इसमें अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम में एक जो है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट है, जो मैंने इसको कंसेप्ट में माना है. तो इसका जो मैंने एक पूरा अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम को अलग ही पूरी सेपरेट यूनिट मानी है. इसमें एक वेस्ट लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको मैंने
प्रॉब्लम सॉइल के अंदर कंसीडर किया है उनके क्वेश्चंस को। तो ये मेरा अपना डिवीजन है, लेकिन ये डिवीजन आईसीआर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। उसके बाद जो मैंने फर्स्ट यूनिट को स्प्लिट किया है उसको आप देखिए, स्टैटिक्स और डिजाइन, जो हमारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसको मैंने स्टैटिक्स में मान लिया है। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सेपरेट हैं उनको। फिर जेनेटिक्स जो जनरल एग्रीकल्चर में थी, फिजियोलॉजी ये भी जनरल एग्रीकल्चर में थी। देन सॉइल साइंस, ये जो सॉइल साइंस है ये कोर सॉइल साइंस को मैंने माना है। जो हम एग्नोमी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत पोर्शन जो है सॉइल साइंस का होता है, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा होता है सॉइल साइंस का जो बहुत स्पेसिफिक होता है, इसलिए मैंने सॉइल को उस एस्पेक्ट में मैंने अलग किया है कि ये बहुत कोर है या इसमें हमें बहुत डीप जाना है। देन मेट्रोलॉजी, ये भी जो पार्ट है फर्स्ट यूनिट का है, लेकिन मैंने मेट्रोलॉजी को वो कोर क्वेश्चंस माने हैं जो बहुत डेप्थ के होते हैं। अदरवाइज जनरल मेट्रोलॉजी को मैंने एग्नोमी में ही कंसीडर किया है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको हमें डेप्थ में पढ़ना है मेट्रोलॉजी में। देन पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इंस्टीट्यूट, पब्लिकेशन, देन इंस्ट्रूमेंट्स, ये पूछे जाते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस काम में आता है। देन टी, एक इसके 4 या 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह से मेरा डिवीजन है। अब आप इसको देखिए 2018 और 19 में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए जो 2018 में 22 क्वेश्चंस थे प्रिंसिपल से और 2019 में 19 क्वेश्चन थे। इसी तरह से अगर आप देखें क्रॉप प्रोडक्शन के 25 थे, लेकिन 2019 में 44। तो यहां जो है परसेंटेज बड़ी है, इट इज 27%। तो 27% जो क्वेश्चंस हैं ये हम कह सकते हैं कि मोर देन 1/4 पोर्शन किससे आ रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन से आ रहा है। इसका मतलब कि अगर आपका क्रॉप प्रोडक्शन क्लियर नहीं है तो इस एग्जाम के बारे में फिर भूल जाइए आप। क्रॉप प्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए, बहुत डेप्थ में भी नहीं जाना है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस पर हमें ध्यान देना है, ऐसे भी नहीं बहुत डीप जा रहे हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए, हाई फोकस की ये सब्जेक्ट है। देन वीड मैनेजमेंट, ये 24 क्वेश्चन थे, यहाँ 11 आए। इसका मतलब कि यहाँ वीड्स के क्वेश्चंस को कम किया गया है। इस 2018 में वीड्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये कई कारण हो सकते हैं, कोई पेपर सेटर ऐसा रहा हो कि जो वीड से रिलेटेड हो तो उन्होंने अपना पोर्शन डाल दिया। जनरली होता यही है कि जिस पेपर सेटर के पास होता है वो अपना पोर्शन से ज्यादा डालते हैं क्योंकि वो उसमें उनका स्पेशलाइजेशन है। देन ये वाटर मैनेजमेंट के देखिए 13 क्वेश्चन थे और 2019 में ये कम हुए हैं। देन फर्टिलिटी 17 क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ देखिए 28, यहाँ इसका प्रपोर्शन बढ़ा है। तो फर्टिलिटी का प्रपोर्शन देखिए बढ़ा है। तो अभी हमने देखा कि हमारा 2 चीजों पर हमारा बहुत ध्यान देना है, एक क्रॉप प्रोडक्शन, देन सॉइल फर्टिलिटी। तो ये पोर्शन पे हमें ध्यान देना है। पहला क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, दूसरा सॉइल फर्टिलिटी। इसमें हमारा फर्टिलाइजर्स हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, उनका मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए ड्राई लैंड एग्रीकल्चर 2 क्वेश्चन, यहाँ भी 3 क्वेश्चन है। अब आप ये देखेंगे ड्राई लैंड प्रॉब्लम सॉइल लैंड यूज सिस्टम, इसमें एवरी ईयर बस एक सेक्शन से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इस सेक्शन को बहुत ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं होती। अगर छूट भी गया तो कोई चिंता की बात नहीं। मैंने देखा है कि इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस रहते हैं और वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो इन सेक्शंस को हमें बहुत ज्यादा प्रायोरिटी बेस पर पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, लेकिन हमें पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन डेप्थ में हमें नहीं जाना है। मैं हर साल का मैं अभी जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा बताऊंगा कि इसमें 2 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये यूनिट्स पे हमें कम ध्यान रखना है। तो हमारी जो यूनिट्स है देखिए ये 27%, इसमें भी सॉइल फर्टिलिटी का है। और जो ये कंसेप्ट बेस्ड प्रोपोर्शन है ये देखिए ये ज्यादा है 3rd नंबर पे। तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स, हमें प्रिंसिपल्स ऑफ एग्नोमी, क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल फर्टिलिटी, इस पे हमें क्या देना है, ज्यादा एम्फेसिस देनी है। ये हमारा मेन फोकस रहेगा। अभी मैं बताऊंगा हाई फोकस, मॉडरेट फोकस, लो फोकस के बारे में, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो ये हमारे हाई फोकस के क्वेश्चंस रहेंगे। अगर हम देखिए इस पे आते हैं, स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल, जेनेटिक्स, इन वाले सेक्शन पर अगर हम आते हैं तो देखिए स्टैटिक्स का जो है क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हैं। इसमें डिजाइन के क्वेश्चंस भी हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन के। न्यूमेरिकल्स का देखिए प्रपोर्शन कम हुआ है, 16 न्यूमेरिकल्स बहुत थे। 2018 में 16 न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा थे, उसको बैलेंस किया गया है, कम किया गया है। तो हम अगर स्टैटिक्स और न्यूमेरिकल को एक पार्ट मान लें तो हमारे 12 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बनता है 7%। तो इसका मतलब कि इस पे भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन ये हमारा मॉडरेट फोकस का होगा। देन जेनेटिक्स एक क्वेश्चन था, 2018 देयर वाज ओनली 1 क्वेश्चन, बट इन 2019 10 क्वेश्चंस। ये प्रोपोर्शन थोड़ा सा मेरी एनालिसिस ये कहती है कि ज्यादा था। इतना ज्यादा जेनेटिक्स का नहीं होना चाहिए, और हो सकता है फ्यूचर में जेनेटिक्स का इतना ज्यादा नहीं आएगा। तो जेनेटिक्स से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोपोर्शन थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ज्यादा हो गया, जो इतना नहीं होना चाहिए था। देन फिजियोलॉजी 4 क्वेश्चंस और 2019 10 क्वेश्चंस। तो देखिए एग्नोमी का जो बेस है वो फिजियोलॉजी है। अगर हमारा फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्लियर नहीं है तो हमारा एग्नोमी हम बहुत अच्छी तरह से नहीं जान सकते, क्योंकि हम बात ही किसकी करते हैं एग्नोमी, डायमेटर प्रोडक्शन, जो फोटोसिंथेसिस से होता है। और फोटोसिंथेसिस क्या है, पूरा फिजियोलॉजी है। तो बिना फिजियोलॉजी पढ़े हम प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छा नहीं समझ सकते हैं। तो फिजियोलॉजी का मेरा ये मानना है
मेरा अपना ये मानना है कि बिना फिजियोलॉजी समझे हम एग्रोनॉमी को कवर नहीं कर सकते हैं, तो इस ईयर भी आपको फिजियोलॉजी कवर करनी है। तो इसलिए मैंने फिजियोलॉजी को मॉडरेट फोकस पे रखा है, जेनेटिक्स को मैंने लो फोकस पे रखा है। देन सॉइल साइंस 4 क्वेश्चन एंड इन 2019 ओनली 1 क्वेश्चन, क्योंकि हम जो सॉइल साइंस का मैंने वो लिखे हैं जो बहुत कोर क्वेश्चन है, जो बहुत डेप्थ में जाके जा रहे हैं। तो जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं एग्रोनॉमी वो हम क्लियर कर लेते हैं, तो उतना हमें अलग से सॉइल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। देन मेट्रोलॉजी 4 देन 3, तो ठीक है मेट्रोलॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्रोनॉमी हम पढ़ते पढ़ते वो मेट्रोलॉजी के क्वेश्चन पता चल जाता है, जब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पता चलते हैं, विंड वेलोसिटी के बारे में पता करते हैं, या ह्यूमिडिटी हमारा एग्रोनॉमी का पार्ट है जो मेट्रोलॉजी में हम जिसे हम कंसिडर करते हैं। देन पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी, जब हम मेजर क्रॉप पढ़ते हैं, राइस व्हीट पढ़े, शुगर केन पढ़े, तो जब हम एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हमें डेफिनेटली उनके 3 या 4 डिसीज जो होती हैं इंपॉर्टेंट वो पता होती हैं, उनके कंट्रोल में पता होते हैं। ये वही क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर क्रॉप प्रोडक्शन को आप अच्छी तरह से देख रहे हैं तो ये आपका पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी पोर्शन भी कवर हो जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। देन इंस्टीट्यूट, देखिए इंस्टीट्यूट के 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं दोनों साल, तो जनरली 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो इंस्टीट्यूट में भी देखिए आप एक पिछले 20 साल का आप देखेंगे इंस्टीट्यूट अगर कवर कर ले तो उसी से घूम फिर के इंस्टीट्यूट आते हैं। इंस्टीट्यूट तो फिक्स हो गए हैं, 20-25 जो इंस्टीट्यूट है वो फिक्स हैं, उन्हीं से बार बार पूछ के आए जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान नहीं करना है। अगर आप 2 से 3 दिन भी एक इंस्टीट्यूट याद करते हैं तो आपको सारे इंस्टीट्यूट याद हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट भी जनरली जो इंटरनेशनल फेम के या नेशनल फेम के होते हैं वो पूछे जाते हैं, कोई ऐसा लोकल इंस्टीट्यूट नहीं पूछा जाता है। तो इसमें भी हमको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हमको एम्फेसिस नहीं देना है, इसलिए इसको भी मैंने लो फोकस में रखा है। देन पब्लिकेशन, देखिए 2018 पूछे गए थे, जो 2 पब्लिकेशन किसे पूछे गए थे 2019 में। ये थोड़ा सा पब्लिकेशन का जो है इसमें हमको थोड़े से जर्नल्स देखने होते हैं कि जर्नल्स कौन कौन से हैं एग्रोनॉमी के, और मैगजीन कौन कौन सी। ये भी आप इनलिस्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे 10 से ज़्यादा कोई बहुत जर्नल नहीं होते हैं और 10 से ज़्यादा कोई मैगजीन नहीं होती। ये भी याद करना आसान होता है। इसमें बहुत ज़्यादा लिस्ट मत बनाइए, क्योंकि ये जर्नल्स भी रेपुटेड जर्नल होते हैं जो किसी सोसाइटी से निकलते हैं। जनरली ICAR से कोई मैगजीन निकल रही हो, या IRI से हो, या कोई दूसरे इंस्टीट्यूट से मैगजीन निकल रही हो, या इंडियन सोसाइटी ऑफ इकोनॉमी उसको निकाल रही हो, तो ये इस तरह की मैगजीन्स होती हैं। कोई ऐसी मैगजीन नहीं होती जो लोकल पब्लिकेशन की हो। तो ये मैगजीन्स हम चूंकि हम पढ़ते हैं तो हमें पता रहती है कौन सी मैगजीन्स आ रही हैं, कौन से जर्नल्स आ रहे हैं, उसकी भी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। वैसे आप लोगों के पास ये अगर आप देखेंगे तो पहले से किसी भी बुक में ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रटना है कि आप बहुत सारी मैगजीन्स या बहुत सारे जर्नल रटे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 1 या 2 ही आएंगे। देन इंस्ट्रूमेंट, देखिए इंस्ट्रूमेंट ये थे 5 पूछे गए थे 2018 में, ये बहुत ज़्यादा पूछ लिए गए थे। 5 इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो उसमें 2019 में किया गया तो 1 ही पूछा गया। तो इंस्ट्रूमेंट भी हम धीरे धीरे सीख जाते हैं, इसको कोई बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती। देखिए इंस्ट्रूमेंट हमारे किसमें यूज़ होते हैं, सॉइल में यूज़ होते हैं, वाटर के मेजरमेंट में यूज़ होते हैं, या कॉटन की जो हमें स्ट्रेंथ निकालनी होती है तब यूज़ होते हैं, या शुगर केन की जूस क्वालिटी निकालनी होती है तब यूज़ होते हैं। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो हम क्रॉप में यूज़ करते हैं, या हमारे मेट्रोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये इनकी भी एक लिस्ट है, 10-20 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट ये नहीं होते हैं, क्योंकि जो यूज़ में होते हैं अधिकतर वही इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं पूछा जाता कि बहुत रेयर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट पूछ दिया जो हमारा यूज़ में नहीं आता उसको हमने पूछ लिया हो, तो ऐसा चांस भी कम है। तो इंस्ट्रूमेंट को भी आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन रटने हैं, ना आपको बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट रटने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा आपको इंस्टीट्यूट और ये इंस्ट्रूमेंट्स को रटना है। हाँ, लेकिन हमको 10-10 के बारे में जरूर पता होना चाहिए, और जो पिछले साल आ चुके हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, उनका एक हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। वो रिकॉर्ड मैं आपको दे दूंगा, पूरा मेरे पास है वो रिकॉर्ड। और देखिए ये सरप्राइजिंग रहा कि देयर वर 6 क्वेश्चंस इन 2018 एंड नो क्वेश्चन इन 2019। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और ये लेकिन आप याद रखें कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही हो या कुछ ध्यान नहीं रहा हो, लेकिन टी के क्वेश्चन जरूर आते हैं, 3-4 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, और मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन होते हैं। तो ये एक टी जब हम प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो चूंकि टी का चैप्टर दिया हुआ है तो एक टी का क्वेश्चन आना नेचुरल है, तो वो टी को भी हमें तैयार करना होगा उनके क्वेश्चंस को। तो ये एक मेरा एनालिसिस था 2018 एंड 2019 का। आप अपने वीडियो को पॉज करके ये एनालिसिस अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये बहुत अच्छा एनालिसिस है, आपके काम आएगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये जो है हमें पता होनी चाहिए। तो जो हमारा सबसे पहला हमारा क्या अच्छा होना चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ये हमारे जो है हाई फोकस कंटेंट, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि हाई फोकस क्या है, मीडियम फोकस क्या है, लो फोकस क्या है, इसके कुछ उसमें कवर करेगा। ये जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो इस वीडियो को जरूर देख लें कि मैंने कैसे बताया है इन फोकस को। और जो मॉडरेट फोकस रहा है उसमें हमको रखना है वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। देखिए ये जो है मैं इसको लिख देता हूं, ये हमें हाई फोकस में रखना है। हाई फोकस, हाई फोकस, ये हाई फोकस, इसको हमें हाई फोकस में रखना है। और
मीडियम फोकस में जो हमें रखना है वो वीड मैनेजमेंट, मीडियम फोकस, वाटर मैनेजमेंट, मीडियम फोकस, स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल, ये भी पोर्शन भी हमें मीडियम फोकस में रखना है। ये भी हमारा मीडियम फोकस में रहेगा, स्टैटिक्स और न्यूमेरिकल्स और फिजियोलॉजी। तो ये जो है मैंने बताया 3 जो हमारे पार्ट हैं वो हाई फोकस के हैं, बाकी ये जो 4 पार्ट मैंने बताए वो मीडियम फोकस के, बाकी जो बचे वो जो है लो फोकस के हैं। तो हाई फोकस का मतलब ये है कि हमें डेली उनको पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है, प्रिंसिपल्स हमें बहुत अच्छे पता होना चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हमें क्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी क्रॉप्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन सी क्रॉप्स को हमें ज्यादा पढ़ना है, किसको हमें कम पढ़ना है। फिर सॉइल फर्टिलिटी, ये हमें बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे बहुत अच्छे तैयार होना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी जिंक जैसे है या बोरोन है वो हमें बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। तो 3 चीजों पे आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, तब हम इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। ना केवल ये एग्जामिनेशन क्रैक होगा बल्कि जितने भी आप दूसरे एग्जामिनेशन देते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, सारे क्लियर होंगे। तो मॉडरेट फोकस में हमें रखना है, वीड मैनेजमेंट को रखना है, वाटर मैनेजमेंट को रखना है, स्टैटिक्स को रखना है, न्यूमेरिकल को रखना है और फिजियोलॉजी को रखना है। बाकी जो बचता है वो लो फोकस में है। तो इसको जो मैंने लो फोकस वाला है आप वीक में 1 दिन स्टडी कर सकते हैं, मीडियम फोकस वाले को हमें वीक में 2 to 3 टाइम्स स्टडी करनी है और हाई फोकस को हमें डेली स्टडी करनी है। तो ये एक हमारा कंपेरिजन था जो मैंने आपको बताया, आप जरूर इसको नोट कर लीजिए। और ये कंपेरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ध्यान रखिएगा ये टी को भी हमें लो फोकस में रखना, हाई फोकस में से या मॉडरेट में नहीं रखना, क्योंकि इसके 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे जो हमारे अच्छे ढंग से तैयार होने चाहिए। तो ये कंपेरिजन था। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जिस वीडियो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई थी उसमें मैंने बताया था कि हमारा 30% क्वेश्चन मीडियम रहते हैं, 30% इजी रहते हैं, तो 60% हमारा इजी टू मीडियम रहता है, 20% टफ रहते हैं और 20% जो रेस्ट है वो बहुत टफ होता है। ये इस एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी हर एग्जामिनेशन की नहीं है, ये ICAR PG एग्रोनॉमी एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी जैसा मैंने एनालिसिस किया है। और हर एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी अलग अलग रहती है, उसका इजी लेवल और टफनेस जो है अलग अलग होता है। तो हम जब एग्रोनॉमी की हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि 60% क्वेश्चंस जो है दैट इज इजी टू मीडियम, ये हमारे इजी टू मीडियम, ये हमारे इजी टू मीडियम रहते हैं। जो जनरल बच्चा जो हल्की फुल्की भी तैयारी कर रहा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ रहा होगा, ये क्वेश्चंस को कर लेगा। और अगर हम बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं कर रहे हैं और पेपर उठा के देखेंगे तो हम 60% क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इनका लेवल इजी टू मीडियम रहता है। जो फिर मैंने बताया था कि 20% टफ होगा, 20% टफ होगा, तो इसमें जो बच्चा थोड़ी सी मेहनत कर रहा होगा, थोड़ा सा ज्यादा जब पढ़ रहा होगा, वो इन क्वेश्चन को कवर कर लेगा। और जो बच्चा 20% वेरी टफ, ये पोर्शन जो है बहुत ज्यादा टफ होता है। इसमें आपको बहुत क्रिटिकली पढ़ना पड़ता है, इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, तब आप इस लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो अगर हम थोड़ी सी तैयारी करते हैं तो हम इस लेवल तक पहुंचेंगे, और थोड़ी तैयारी करते हैं तो हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो मैंने बताया था कि ये जो 20% पोर्शन है इसको भी हमें पूरा तैयार नहीं करना है, इसको भी हमें 10% करना है। तो 60 + 20 यहां से करेंगे 80% और 10% वहां से करेंगे 90%। तो जब हम 90% सिलेबस तैयार कर लेंगे और हम एक्यूरेसी अगर अपनी 90% करीब हम रखते हैं तो हम इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अब देखिए इन क्वेश्चंस नंबर कितने आएंगे, अगर हम 120 जो आ रहे हैं क्वेश्चंस को लेके चले तो हमारे 120 क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120। तो ये जो 60% कितने हो जाएंगे 72 क्वेश्चंस, 72 क्वेश्चंस। यहां कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे प्लस 24 क्वेश्चंस, और यहां भी कितने होंगे 24 क्वेश्चंस। तो देखिए ये इस तरह से इसका स्प्लिट हो जाएगा क्वेश्चंस का। जो 120 क्वेश्चंस अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में है तो ये उनका इस तरह से स्प्लिट होगा। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, यहां तक तो पहुंच जाएंगे और थोड़ा सा यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके आगे नहीं पहुंच पाएंगे और उन्हीं का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इसको हम देखिए कैसे करना है। जो हमें ये क्वेश्चन करना है ये पूरे हमें तैयार करने हैं, 72 हमें पूरे तैयार करने हैं यहां से, और 24 हमें यहां से तैयार करने हैं। तो हमारे कितने हो जाएंगे 96। अगर हम इसको सम करें तो हमारा हो गया 96 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। इसके बाद क्या है, देखिए ये 80% क्वेश्चन हुए, लेकिन हमारी एक्यूरेसी क्या है 90% है। तो हमारा कितना हुआ 80 का 90% कितना हुआ 72%। तो हम थोड़ा सा नीचे आ गए। तो अब हमें अपने एडमिशन को सिक्योर करने के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। या तो हम अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएं, थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ाएं, अगर हम इसी क्वेश्चन को कवर करते हैं तो हम एक्यूरेसी बढ़ाएं, या थोड़ा सा इसको कवर करें। तो मेरा ये ओपिनियन है, हम इसको थोड़ा सा इसको कवर करना हमें चाहिए, क्योंकि ये लेवल थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चंस का। तो हम क्या करें, जो 24 क्वेश्चन है केवल इसमें से हम 10 कवर करें। कितने कवर करें हम, केवल 10 क्वेश्चन। तो हम 14 क्वेश्चन को छोड़ दें, तो हमारा टोटल कवरेज कितना हो जाएगा
96 प्लस 10 106 क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे 106 को। तो हम 14 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने तैयार नहीं किए। तो हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हमें 106 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 14 क्वेश्चन हमें छोड़ देने हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी इस एग्जामिनेशन में। अब देखिए होगा क्या, इनको तैयार करने से हम कैसे जो है क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे, कैसे हमारा सिक्योर होगा एडमिशन। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 106 क्वेश्चन। ये आप अपने दिमाग में बात बैठा लीजिए अच्छी तरह से कि हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर हम 106 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और हमारी तैयारी जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजिकली हो रही है, हम ये स्ट्रेटजीज तैयारी कर रहे हैं, कंटेंट को देखते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो हमको 100% सिलेबस पे नहीं जाना है। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि हम 100% सिलेबस तैयार करें। मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है आप उसको फॉलो करें तो देखिए आपको बहुत अच्छा एडवांटेज इसका मिलेगा। तो हम जब 106 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे सारे क्वेश्चन सही होंगे, हमारे कुछ गलत भी क्वेश्चन होंगे। तो मैं ये मान लेता हूं कि इसमें अगर हम 106 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे जो है 8 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो हमारे जो करेक्ट आंसर होंगे, दैट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट 98। और जो हमारा रॉन्ग क्वेश्चन होगा दैट इज 8। तो ये मैंने माना, सपोज किया इफ आई अटेम्प्ट 106 क्वेश्चन देन 8 क्वेश्चन डेफिनेटली विल बी इनकरेक्ट। वो मेरे से गलत हो जाएंगे, मुझे आते हुए भी गलत हो जाएंगे, जल्दीबाजी में गलत हो जाएंगे, मेरी नर्वसनेस से गलत हो जाएंगे, या मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए सबको कंफ्यूजन होती है, सबको नर्वसनेस होती है एग्जामिनेशन में, ऐसा कोई नहीं होता जिसको ऐसा नहीं होता है कि वो होती है, लेकिन आपको नर्व होल्ड करनी होगी, वहां अपने को कॉन्फिडेंस लाना होगा। ये सब प्रैक्टिस से आता है। तो ये जब मैंने माना कि मैंने अपना बहुत कॉन्फिडेंस से 106 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन फिर भी 8 क्वेश्चन गलत हो गए। तो देखिए एक तो मैंने 100% सिलेबस तैयार नहीं किया, दूसरा मैंने 100% क्वेश्चन तैयार नहीं किए, और उसके बाद मेरा 100% भी आंसर करेक्ट नहीं हुए। मैं किसी भी चीज को 100% मान के नहीं चल रहा हूं। तो इसमें जब करेक्ट मैं करूंगा तो इसमें मेरा कितना मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स का 1 है, तो कितना हो जाएगा ये 392। और 8 क्वेश्चंस मैंने गलत किए तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 देन -8। अब मैं इसका सम करूं तो कितना आएगा 384। सो दिस इज माय टोटल। ये मेरा टोटल होगा एग्जामिनेशन का, ये मेरा टोटल एग्जामिनेशन का आउट ऑफ 480 384। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालें, परसेंटेज क्वेश्चन के करेक्ट का परसेंटेज निकालें, दैट इज 80%। ये जो है 80% आ जाएगा। इसको अगर मैं परसेंटेज में निकालूं मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो अचीव किए मार्क्स, वो मैंने 80% मार्क्स अचीव कर लिए। देखिए ना मैंने 100% तैयारी की, ना मैंने 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और ना ही मेरे 100% सही हुए। उसके बाद भी मैंने 80% मार्क्स, मैं कोई ये रैंक नहीं कह रहा हूं या मैं कोई परसेंटाइल नहीं कह रहा हूं, मैं मार्क्स कह रहा हूं, मैंने 80% मार्क्स सिक्योर किए। तो क्या मेरा इस पे एडमिशन हो जाएगा? अब मैं आपको स्टूडेंट्स की फीडबैक पे बताता हूं कि जो मेरे को स्टूडेंट्स ने फीडबैक दी है कि उनका जो एडमिशन रहा है वो कितने मार्क्स पे रहा है। तो जो ये मेरा स्टूडेंट से ही फीडबैक लिया है, उनसे मालूम किया है, तो इसमें हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो पिछले साल लास्ट ईयर की जो गई थी मेरिट, वो 521 टू 471, 521 से 471 मार्क्स वाले को स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिला था। तो ये जो अगर हम देखते हैं, ये करीब 82% मार्क्स है और ये करीब 73% मार्क्स है। लास्ट ईयर पेपर वाज ऑफ 160 क्वेश्चन, तो 640 का जो टोटल पेपर हुआ था, तो मेरिट 521 से 471 गई थी। ये मेरी एक स्टूडेंट की फीडबैक के साथ है, मेरे पे कोई इसका एक्यूरेट वो रिजल्ट नहीं है मेरे पास। मैंने स्टूडेंट से पूछा है तो उन्होंने जो मुझे बताया है कि सर 521 से स्टार्ट हुआ था और 471 तक गया था। तो एक हमको पता चला कि 82 से अगर हम 73% के बीच में मार्क्स लेते हैं तो आवर एडमिशन इज डेफिनेटली श्योर विद स्कॉलरशिप। और हम कहाँ हैं 80%। इसका मतलब कि हम कहीं यहाँ पे बीच में आ जाएंगे, यहां हम बीच में हैं। तो इस स्ट्रेटजी से हमारा एडमिशन सिक्योर हो रहा है, हमारा एडमिशन मिल जाएगा अगर हम ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। तो मैंने पहले कहा था अगर हमारा 80% मार्क्स सिक्योर हो जाए तो हम बहुत सिक्योर हैं।
अब देखिए, अगर जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी तो ये आपका मार्क्स बढ़ते जाएंगे, ये कम होते जाएंगे, मार्क्स बढ़ते जाएंगे, आपकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी, आप टॉपर्स की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको अपना मनचाहा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयारी कर रहे हैं तो विश्वास मानिए आपका एडमिशन होगा। बस आपको क्या जरूरत है, एक अच्छी स्ट्रेटजी की जरूरत है, आपको एक मेहनत से पढ़ने की जरूरत है, और आपको मन से पढ़ने की जरूरत है, आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको डिवोशन चाहिए, आपको डिटर्मिनेशन चाहिए। तो ये अगर चीज़ें आपके पास होंगी, आप ये क्या कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, टाइम के साथ अपना कंसंट्रेशन लूज कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स आपको नहीं करना है। अगर आपने मन बनाया है तो तैयारी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आज भी बच्चे ने सोचा है कि मुझे ICAR PG एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और उसके पास केवल अगर 60 दिन भी हैं, 60 डेज भी हैं, तो भी वो तैयारी कर सकता है। तो ये एक मैंने स्ट्रेटजी बताई। अगली बार मैं आऊँगा सिलेबस के साथ, अगली बार मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, आपको बताऊँगा। सॉइल फर्टिलिटी से मैं सॉइल न्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट करेंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर के वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं, वो वीडियो आप जरूर देखिए। और मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि डेप्थ स्टडी भी चले, ताकि आपको उसका नॉलेज भी, रीजनिंग भी पता चलती रहे। तो ये एक मेरा मैसेज था, और जो मुझे बताना था ये मैंने आपको बताया। आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें, और जो मेरे पहले के जो वीडियो लेक्चर्स हैं आप उसको जरूर देखें। आप इसको ये ना सोचें कि बहुत डेप्थ है या बहुत लंबा है। देखिए, जितना हम डेप्थ में जाते हैं उतनी हमारी रीजनिंग स्ट्रांग होती है, उतना ही हमारा रिटेंशन पावर बढ़ता है। तो एग्जामिनेशन ना केवल आपको PG का एग्जामिनेशन निकालना है, ऐसा तो नहीं है कि आपने केवल MSc में एडमिशन ले लिया उसके बाद आपका काम खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि फर्दर आपको PhD करने जाना है या जॉब में जाना है, फिर से आपको एग्जामिनेशन निकालना है, और किसके साथ निकालना है, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के साथ निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एग्रोनॉमी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत साउंड होनी चाहिए। तो ये मेरा था, और आपने इसको देखा, इसको नोट आप करें, और गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।